ये हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं यूनिट 5 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि है बिजनेस अरिथमेटिक। काफ़ी बच्चों का हॉट टॉपिक है। ज़्यादातर बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसी चैप्टर के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर उन्हें लगता है सम्स है, फॉर्मूला है, कैसे समझ में आएगा। लेकिन टेंशन मत लो, आपके लिए पूरा चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाएंगे और बहुत ही सिंपल बना देंगे। पूरा एंड तक देखिएगा और साथ साथ सॉल्व भी करते जाइएगा। उसके लिए आपको पेन पेपर लेकर के बैठना पड़ेगा, और अगर कैलकुलेटर का नीड लगे तो कैलकुलेटर भी लेकर के बैठ सकते हो। ठीक है, चलो पूरा चैप्टर बने रहना है मेरे साथ तक। सबसे पहले तो थोड़े बेसिक से कंसेप्ट है इसके अंदर, जिसमें सम्स तो नहीं कह सकते लेकिन बेसिक से कंसेप्ट है। तो सबसे पहले इसके अंदर कंसेप्ट देखो आपका क्या आता है, यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट प्राइस। तो अगर मैं यूनिट सेल की बात करूं तो यूनिट सेल क्या होता है। मान लो मैं मोमोज सेल कर रहा हूँ, तो मोमोज मैं किस हिसाब से सेल कर रहा हूँ, क्या मैं पर पीस का पैसा ले रहा हूँ? तो अगर मैं पर पीस के हिसाब से बेच रहा हूँ भाई, पर पीस के 20 रुपीज़, तो ये जो 1 पीस है वो मेरा होगा यूनिट ऑफ सेल। या मैं पूरी डिश का पैसा ले रहा हूँ भाई, एक प्लेट मोमो का पैसा ले रहा हूँ और एक प्लेट मोमो के मान लो मैं 100 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, तो यहाँ पर एक प्लेट पूरी मेरे लिए क्या होगा, यूनिट ऑफ सेल। तो आई होप यूनिट ऑफ सेल आपको क्लियर है ना। हर एक का अलग अलग होता है। जैसे हमारा ट्यूशन फीस है तो हम लोग पूरे कोर्स का फीस लेते हैं, कोई पर आवर चार्ज करता है, ठीक है, कोई मंथली चार्ज करता है, सबका अलग अलग होता है यूनिट ऑफ सेल। अब बात करते हैं यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस तो ये रहा, 20 रुपीज़ का क्या है, पर पीस, 100 रुपीज़ की क्या है, एक प्लेट, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूनिट प्राइस। और इसी एक पीस मोमो को बनाने में आपका जो खर्चा होता है उसे हम लोग कहेंगे यूनिट कॉस्ट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट प्राइस। यहां पर हमें ना एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें एवरेज निकालना होता है। अब ये एवरेज निकालना बहुत ही सिंपल होता है। आपको इतना डेटा दे रखा होगा, इतना डेटा आपको गिवन है ना। अब देखो, मान लो आपके यहाँ पर 5 कस्टमर ऐसे आते हैं जिनका एक पर्सन का बिल निकलता है 500 रुपये। तो टोटल 5 ऐसे कस्टमर आते हैं, तो 500 इंटू 5 करिए, कितना हो गया, 2500। ये कुछ भी नहीं किया बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लो एक एक्सआई हो गया आपका और एक फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, है ना। ये मान लो ये आपका एक्सआई है और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। मीन निकालना तो आता ही है आपको, सिग्मा एफ आई एक्सआई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सआई मल्टीप्लाई बाय एफ आई, मतलब 500 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आपका आ गया 2500। फिर 700 मल्टीप्लाई बाय 10 तो हो गया 7000। फिर 1000 मल्टीप्लाई बाय 15 तो हो गया 15000। ऐसे करके ये आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकलना है। समेशन का मतलब होता है टोटल करना, तो टोटल करियो, इस सारे का टोटल करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो टोटल आया 2,10,000। और इस 2,10,000 को डिवाइड करना होता है फ्रीक्वेंसी के टोटल के साथ। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देखो मैंने कहाँ लिखा है, मैंने ये लेफ्ट वाले को फ्रीक्वेंसी लिखा है। आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी होता है। ज़्यादातर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा क्लास 11 के अंदर, तो उसमें क्या होता था, एक्सआई पहले लिखते थे फिर फ्रीक्वेंसी लिखते थे। ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो रहा है। बाकी सब सेम ही है। देखो ये एक्सआई और ये फ्रीक्वेंसी, तो पहले एक कॉलम बन गया आपका एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्सआई का, सारा मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ गई, टोटल किया, टोटल को हम लोग क्या कहते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्सआई। सिंपल मीन निकालना है बेटा। तो आपका फॉर्मूला बन गया एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब ये याद रखना, फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स, है ना। तो यहाँ पर आपका टोटल बिलिंग अमाउंट जो आपका आया यहाँ पर 2,10,000, और उसको आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाई 100 करो, कितना आएगा, 2100। और ये 2100 आपका आ गया एवरेज। बात समझ में आई? चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर ये भी सेम ही है, इसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स जैसा मैंने आपको बताया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया आपका। अब ये देखो टोटल अमाउंट बिल्ड, तो ये तो बेटा एफ आई एक्स आई का टोटल दे रखा है, इस तरीके से हो गया, टोटल हो गया ये। तो इस टोटल को डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, आपका एवरेज आते जाएगा। ये टोटल को डिवाइड करोगे फ्रीक्वेंसी के साथ, आपका एवरेज आते जाएगा। ठीक है, तो हर एक का इंडिविजुअल एवरेज निकालना है वीक वाइज। सिमिलरली एक रेस्टोरेंट का आपको एग्जाम्पल दे रखा है, रेस्टोरेंट वीक वाइज आपको दे रखा है, नंबर ऑफ पीपल टेकिंग मील्स। अभी आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई बेटा ये टोटल अमाउंट बिल दे रखा है, तो ये एफ आई एक्स आई का टोटल टाइप हो गया ये।
तो सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, और ये आपका एवरेज निकलते जाएगा। तो हर वीक का इंडिविजुअल एवरेज निकालना है आपको। ओके, चले आगे बढ़ते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, एक ये और एक EOQ जो कि आगे आएगा। अब ब्रेक इवन एनालिसिस में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं, पूरा देखिएगा। सबसे पहले एक एग्जांपल आपको दे रखा है जिसमें मैं हैशटैग लिखूंगा। हैशटैग का मतलब समझ जाइएगा कि ये एग्जाम में गिवन होगा। तो हैशटैग जहां जहां भी मैं लिखता हूं वो समझ लेना एग्जाम में गिवन है। जैसे आपको सेलिंग प्राइस गिवन होगा, ये मल्टीपल प्रोडक्ट है, ABC 3 प्रोडक्ट कंपनी सेल कर रही है और तीनों के सेलिंग प्राइस आपको गिवन है। उसके बाद आपको दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट, ये भी गिवन होगा। सेल्स मिक्स परसेंटेज हैशटैग, ये भी गिवन होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट, ये भी गिवन होगा। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी होगी और आपको बोला गया होगा कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड इन रुपीज़। तो सबसे पहले ब्रेक इवन होता क्या है? अगर आपने ब्रेक इवन को समझ लिया तो उसके बाद तो ये सम आपके लिए एकदम मक्खन है ना। तो पहले समझते हैं ब्रेक इवन है क्या। देखो बेटा, ब्रेक इवन का मतलब होता है वेयर देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। आप कितने यूनिट बेचें जिससे आपका प्रॉफिट तो नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट आपकी कॉस्टिंग कवर हो जाए। मैं आपको पहले एक सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर से एक ब्रेक इवन का एग्जांपल देता हूँ, फिर उसके ऊपर ये अपन एग्जांपल करेंगे तो आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मान लीजिए कि आपने एक कॉफ़ी शॉप ओपन किया। कहाँ ओपन किया? कोई मान लो स्टॉल लग रहा था, कोई ऐसा एग्जीबिशन टाइप था, उसके अंदर आपने परमिशन लेकर के आपका एक स्टॉल डाल दिया। अब उस हॉल के अंदर आपको किराया देना पड़ेगा जो कि फिक्स है। तो ये फिक्स कॉस्ट है आपका रेंट, है ना। रेंट आपको पे करना है पर डे का 2000 रुपीज़, 2000 रुपये फिक्स करके आए हो कि भाई जो भी वो एग्जीबिशन होगा उसके अंदर मेरा एक स्टॉल होगा कॉफ़ी का, हम लोग कॉफ़ी बना के बेचेंगे और उसका आपने फिक्स कर दिया है रेंट 2000 रुपीज़, ठीक है। अब कॉफ़ी का प्राइस क्या रखा है? दैट इज सेलिंग प्राइस। आपने कॉफ़ी बेचनी है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ में आप कॉफ़ी सेल कर रहे हो और इस कॉफ़ी को बनाने में जो खर्चा आएगा दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट, है ना। मैं सारे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है आपका रॉ मटेरियल वगैरह का खर्चा, लेबर का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, लाइट का खर्चा, तो वो सब पर कॉफ़ी, ये सारा पर कॉफ़ी की बात हो रही है ना, एक कप की 80 रुपीज़। 100 का सेल कर रहे हो, 80 में कॉस्टिंग बढ़ रहा है, तो नेट आप 20 रुपीज़ अर्न कर रहे हो। और ये 20 रुपीज़ जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर कहेंगे CMPU। अगर मैं पूरा लिख के बताऊं तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। इन शॉर्ट ये होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो 100 में कॉफ़ी सेल हो रही है, 80 में अपन को पड़ रही है, 20 रुपये पर कॉफ़ी कमा रहे हैं। अब कितनी ऐसी कॉफ़ी बेचनी पड़ेगी मुझे उसी दिन ताकि मैं एग्जीबिशन में रेंट पे कर सकूं 2000 रुपये? तो कितनी बेचनी पड़ेगी आप लोग खुद ही बता सकते हैं, कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं कितना, अगर आपने कैलकुलेट कर लिया हो। बट आपको इसको डायरेक्ट नहीं बताना है, आपको इसको फॉर्मूला के थ्रू बताना होगा। अब फॉर्मूला क्या है ये देखो, तो फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का, ये यूनिट्स है, कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, पहले मैं यूनिट्स फाइंड कर रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CMPU, ये सिंगल कमोडिटी की बात हो रही है। तो फिक्स कॉस्ट मुझे कितना निकालना है? एग्जीबिशन में मुझे रेंट पे करना है 2000 रुपये का, और एक कॉफ़ी बेच करके मैं 20 रुपये अर्न कर रहा हूँ। तो बेटा ये आया आपका 100 यूनिट्स, यानी 100 यूनिट्स कॉफ़ी आपको बेचनी पड़ेगी, 100 कॉफ़ी आपको सेल करनी पड़ेगी, जिसमें आप अर्न करोगे 2000 रुपये और वो 2000 रुपये चले जाएंगे रेंट पे करने में। इन शॉर्ट आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन खुशी इस बात की कि आपने कुछ गवाया नहीं, कुछ कमाया नहीं तो ठीक है यार, कुछ गवाया भी नहीं है, लॉस नहीं हुआ, है ना, तो उस बात की खुशी है। तो 100 यूनिट्स तो कैसे भी करके सेल करना ही है। अब आप खुद सोचो, 100 यूनिट तक तो आपको सेल करना ही है। अच्छा, 100 यूनिट तक तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस के सिचुएशन पे आओगे। देखा जाए तो वैसे प्रॉफिट तो कर रहे हो, हर कॉफ़ी पे 20 रुपीज़ आपकी अर्निंग हो ही रही है, लेकिन 20-20 करके 100 यूनिट्स के टोटल हो जाएंगे 2000 रुपीज़, और वो 2000 रुपीज़ का रेंट पे करना है, फिक्स कॉस्ट कवर होगा। तो इतना ही कमा रहे जितना फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए, घर कुछ ले जाने वाले नहीं है, तो उतना ही मिलेगा जितना कि रेंट पे कर सको, फिक्स कॉस्ट खत्म कर सको। तो ये होता है कंसेप्ट ब्रेक इवन का। अब ये तो हो गया यूनिट्स में।
अब एक कॉफ़ी अपनी कितने की, 100 रुपीज़ की है, तो 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू कितना आना चाहिए आपके पास, टोटल रेवेन्यू यानी कि ब्रेक इवन इन रुपीज़। तो हम लोग फाइंड कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़, कितने रुपए का माल बेचना पड़ेगा बेटा। आपका 100 रुपीज़ का प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी, तो 10,000 रुपीज़ की कॉफ़ी सेल करनी पड़ेगी आपको, तब जा करके आप 2,000 रुपये कमाएंगे और ये 2,000 रुपये आप लोग फिक्स कॉस्ट वाले को दे देंगे और घर कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। मम्मी पूछेगी कितना कमाया, कुछ नहीं, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल कॉमोडिटी। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीपल कॉमोडिटी का। अब मल्टीपल कॉमोडिटी में क्या होता है बेटा, एक कॉमोडिटी नहीं होती है, दो होती है, तीन होती है। अब यहाँ पर देखो मल्टीपल कॉमोडिटी है, ए बी सी, सेलिंग प्राइस सबका गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट सबका गिवन है, सेल्स मिक्स परसेंटेज सबका गिवन है और टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है। अब मैं इसके ऊपर से सम करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला सम्स करने के लिए मैं लेता हूँ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ए बी सी का। बेटा ये हैशटैग, व्हाट डू यू मीन बाय हैशटैग, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में ही है, मैं कहीं जादू से लेकर के नहीं आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सेल्स प्राइस दे रखा है 15 रुपये, 21 रुपीज़ एंड 36 रुपीज़, सेलिंग प्राइस गिवन है। अब इसको बनाने में कितना खर्चा आता है, ए प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा आता है, दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट, ये भी गिवन है, 9 रुपये का खर्चा आता है, इधर 14 रुपीज़ का खर्चा आता है, इधर 19 रुपीज़ का खर्चा आता है। माइनस करके फाइंड करो, 15 माइनस 9 कितना होगा, 6 रुपीज़, 21 माइनस 14 7 रुपीज़, 36 माइनस 19 17 रुपीज़। ठीक है, अब ये होता है हमारा प्रॉफिट, पर यूनिट का प्रॉफिट आ गया। ए बेचोगे तो 6 रुपये कमाओगे, बी सेल करोगे तो 7 रुपये कमाओगे और अगर सी बेचा तो 17 रुपये कमाओगे। ये आपका हो गया प्रॉफिट, है ना, ये पर पीस का प्रॉफिट है। ए बी सी का प्रॉफिट निकल गया, जिसको हम लोग कहते हैं CMPU, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, है ना। मैं सारे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में पूरे लॉन्ग लिखना है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, CMPU आ गया आपका। अब आपको ना क्वेश्चन में देखो सेल्स मिक्स परसेंटेज गिवन था, सेल्स मिक्स परसेंटेज, ए आर्टिकल 20% बिकता है, बी आर्टिकल 20% बिकता है, सी आर्टिकल 60% बिकता है। तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा सेल्स मिक्स परसेंटेज के साथ, क्योंकि 6 रुपये कमाएंगे लेकिन ये पूरा 100% खाली एक आर्टिकल थोड़ी ना बिकता है, ये तो सिर्फ 20% बिकता है, तो इसके प्रॉफिट का ना 20% ले लेते हैं, इसके प्रॉफिट का 20% प्रॉफिट ले लेते हैं। फिर बी आर्टिकल का जो 7 रुपये कमाई होती है उसका भी 20% ले लेते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल भी 20% ही बिकता है। और जो हमारा सी आर्टिकल है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा, बहुत ज़्यादा यही बिकता है, कितना बिकता है, 60%। अब ये भी अगेन हैशटैग, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, है ना, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ, एक बार फिर से रिकॉल कर लो। सेलिंग प्राइस गिवन था, वेरिएबल कॉस्ट हैशटैग गिवन था, हमने सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो हमारा आ गया CMPU, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। फिर उसको मल्टीप्लाई करना है सेल्स मिक्स परसेंटेज के साथ। तो अब देखो करो, 6 का 20% जैसे अगर आपने किया तो ये 1.2 आएगा, जैसे ये 6 है ना उसका 20% तो 1.2, फिर 7 है उसका 20% तो ये हो जाएगा आपका 1.4, और 17 का 60% तो ये आपका हो जाएगा 10.2। ओके, अब इन तीनों को अगर आपने ऐड कर लिया, क्योंकि देखो हमारा जो ए आर्टिकल है उसका जो प्रॉफिट है 6 रुपीज़, उसका 20% लेना है हमें, क्योंकि ए आर्टिकल तो सिर्फ 20% बिकता है, बी आर्टिकल भी 20% बिकता है, तो उसके प्रॉफिट का भी 20% लेना है। तो ये आप एवरेज निकाल रहे हो, इसको कहते हैं वेटेड एवरेज, क्योंकि आप लोग वेट असाइन कर रहे हो, आप 20%, 60% वेट असाइन कर रहे हो, तो ये आपका वेटेड एवरेज आ गया। अब वेटेड एवरेज कितना आया आपका, इन तीनों को प्लस कर दो, वेटेड एवरेज बन जाएगा, इन तीनों को प्लस कर दिया, ये बन गया आपका वेटेड एवरेज। किसका वेटेड एवरेज निकाला आपने, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का। तो इसको मैं कहता हूँ वेटेड एवरेज CMPU, वेटेड एवरेज निकाला किसका, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का। तो इसका टोटल करो, इसका टोटल हो जाएगा 10, 11, 12, 12.8, ठीक है। तो 12.8 इसका टोटल आ गया, और इस टोटल को हम लोग कहते हैं वेटेड एवरेज CMPU। अब अगर आपने फर्स्ट वाले का याद हो आपको, ये ब्रेक इवन देखो क्या फॉर्मूला था, फिक्स कॉस्ट अपॉन CMPU, क्योंकि ये तो सिंगल प्रोडक्ट का था। अब हमारे पास तो मल्टीपल प्रोडक्ट है, तो मल्टीपल प्रोडक्ट में ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूला में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, फिक्स कॉस्ट ऊपर सेम रहेगा,
नीचे आता है वेटेड एवरेज CMPU। आपने सिंगल कमोडिटी में देखा था सिर्फ CMPU था, अभी अपन मल्टीपल प्रोडक्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वेटेड एवरेज CMPU। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन ही है, कितनी गिवन है देखो 40,000। तो हम लोग को लेना है 40,000 और इसको डिवाइड करना है 12.8 से। अब 40,000 डिवाइडेड बाई 12.8 करिए जरा, तो एक मिनट, 40,000 डिवाइडेड बाई 12.8 तो ये हो जाएगा 3125, है ना। तो टोटल 3125 यूनिट्स आपको बेचना है। 3125 यूनिट्स बेचोगे तो आप पहुंच जाओगे नो प्रॉफिट नो लॉस पर। अगर आपको ये जानना है कि इसमें से ए आर्टिकल कितना बेचना है, बी आर्टिकल कितना बेचना है, सी आर्टिकल कितना बेचना है, तो बेटा ए कितना बिकता है 20%, बी कितना बिकता है 20% एंड सी कितना बिकता है 60%। तो अब आपको करना क्या है, 3125 जो टोटल यूनिट्स बिकते हैं उसका 20% फाइन करना है, 3125 जो टोटल यूनिट्स बिकते हैं उसका 20% फाइन करना है, और 3125 जो टोटल यूनिट्स बेचने हैं उसका 60% करना है। तो आपको इंडिविजुअल पता चल जाएगा ए बी सी कितना बेचना है। तो ए का आएगा 625, बी का आएगा 625, और अगर आपको 60% नहीं फाइन करना है तो आप 3125 में से 625 को माइनस कर लो, जो बचेगा वो आपका सी यूनिट होगा। ठीक है, तो सी आपका हो जाएगा 1875। ओके, तो ए बी सी, ए बेचना है 625 यूनिट्स, बी बेचना है 625 यूनिट्स और सी बेचना है 1875। अगर क्वेश्चन पूछता है रुपीस में बताओ, हालांकि इतना दूर तक तो आएंगे नहीं, रुपीस में पूछते नहीं है, बट अगर पूछ लिया तो सिर्फ इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके सेलिंग प्राइस से, है ना। जैसे कि ए आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे ही रखा है आपको, कितने में बेचना है ए आर्टिकल 15, बी 21 एंड सी 36। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 के साथ, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 के साथ। तो आपका आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस। एक बार वीडियो को पॉज करके पूरा रिकॉल कर लो, दिमाग में पूरा सेट कर लो। सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, फिर सेल्स मिक्स परसेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो हमारे यूनिट्स का आंसर आ गया, यहाँ तक यूनिट्स का आंसर आ गया, इतने यूनिट्स बेचने। उसके बाद इंडिविजुअल यूनिट पता करना है तो 20 20 60 जो कि दे ही रखा था वो कर लो, तो इंडिविजुअल यूनिट पता चल जाएंगे। और रुपीस में फाइंड करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो आई होप ब्रेक इवन पॉइंट आपको पूरा क्लियर हुआ। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अब देखो कोई भी बिजनेस होता है ना तो पैसा तो चाहिए, और पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं उसको कहते हैं कैपिटल। अब कैपिटल ना दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल जो कि फिक्स असेट्स के पीछे लगता है, जैसे आपने लैंड, बिल्डिंग, मशीनें वगैरह, फर्नीचर, है ना, तो उसके लिए आपको फिक्स कैपिटल चाहिए, फिक्स इन्वेस्टमेंट चाहिए। और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल क्या है, जो आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए। अब आपका रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे, फिर वो बिकेगा, फिर पैसे आएंगे, लेकिन तब तक तो आपको सारे खर्चे निकालने हैं। आपको टाइम पर सैलरी पे करनी पड़ेगी, क्रेडिटर को टाइम पर पे करना पड़ेगा, लाइट का बिल निकालना पड़ेगा, सारे एक्सपेंस आपके चालू रहेंगे, है ना। तो पैकिंग के मटेरियल के पैसे भी देने हैं, स्टाफ को भी पेमेंट देना है। तो डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए जो आपको पैसा लगेगा उसे हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब ये वर्किंग कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने टाइम पर पेमेंट नहीं किया तो बेटा नेक्स्ट टाइम आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा, आपका स्टाफ काम छोड़ के चला जाएगा, लाइट का बिल कैंसिल हो जाएगा, है ना, लाइट कट जाएगी अगर टाइम पर बिल पे नहीं किया तो अगर स्टार्टअप है आपका, जस्ट अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको हर महीने टाइम पर सब कुछ पेमेंट करना ही है, लेकिन इतना कैश आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब वर्किंग कैपिटल के अंदर दो चीज़ें होती है, एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। अगर आप सिर्फ करंट असेट्स देखें, जो कॉमर्स वाले वो तो समझते हैं करंट असेट्स क्या है, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये सब आपकी करंट असेट्स है, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और CA माइनस CL कर दो, अगर आप करंट असेट्स में से माइनस करंट लायबिलिटी कर दो तो ये बन जाता है आपका नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। क्योंकि जिस कंपनी का या जिस बिजनेस का जितना बड़ा ऑपरेटिंग साइकिल होता है उसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही ज़्यादा होती है।
अब ये ऑपरेटिंग साइकिल है क्या समझो। ऑपरेटिंग साइकिल का दूसरा नाम CCC भी है, कैश कन्वर्जन साइकिल। अब इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो आपका एक ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग बिजनेस वो होता है जो कि बाइंग एंड सेलिंग करता है, वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग खुद से करते नहीं है। तो ट्रेडिंग बिजनेस कहीं से खरीदते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं और सेल कर देते हैं। तो देखो उनके पास कैश है, उस कैश से उन्होंने क्या किया, गुड्स खरीदे, फिर अपनी शॉप पर रखे, कस्टमर आया, उसको माल बेचा। बेचा अगर क्रेडिट पे बेचा तो डेटर्स में कन्वर्ट होंगे। डेटर्स वो होते हैं जिनसे पैसे लेने के बाकी होते हैं। फिर जब वो पैसे दे देगा, अब ये पूरे साइकिल में आपको 2 महीने लग गए कि भाई आपने गुड्स भरे, आपने स्टॉक किया, स्टॉक दिवाली पर या होली पर आपका कभी भी सीज़न में आपका स्टॉक बिका डेटर्स में कन्वर्ट हुआ, फिर डेटर्स ने 2 महीने बाद आपको पेमेंट दिया। तो ये पूरे साइकिल में 6 महीने लग गए। आपके पास वापस कैश आने में 6 महीने लग गए। तो इसे अपन कहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। और ये 6 महीने में आपको रेंट भी पे करना है, लाइट का बिल पे करना है, सैलरी पे करनी है, सारे एक्सपेंस तो आपको करते ही रहना है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा ये बड़ा साइकिल होगा उतना ही वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। अगर आपका ऐसा कोई बिजनेस है, सुबह में रॉ मटेरियल लिया, शाम में कॉफ़ी बनाई और सेल कर दी, तो शाम को ही पैसा आ गया आपके पास, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिर्फ 1 दिन 2 दिन के लिए पैसा चाहिए। दूसरा, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये साइकिल बड़ा हो जाता है क्योंकि आपने पैसों से क्या किया, पहले तो रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके आप उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे। अब इसमें हो सकता है 3-4 महीने लग जाए आपके। उसके बाद आप उसको शोरूम में सजा के रखोगे, फिर माल बिकेगा, क्रेडिट पे बिकने के बाद 1.5-2 महीने बाद पैसा आएगा। तो ये पूरा साइकिल और भी बड़ा है। ट्रेडिंग वालों का साइकिल तो फिर भी छोटा था क्योंकि उन्हें गुड्स बनाने नहीं होते, यहाँ पर गुड्स बनाने पड़ते हैं, तो साइकिल आपका बड़ा हो जाता है। और जितने ज़्यादा मंथ लगेंगे इसके अंदर उतना ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। और ग्रॉस और नेट तो समझ ही चुके हो, जितना भी करंट असेट्स है वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कहा जाता है, और करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कह दो तो नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेंट्री की। अब इन्वेंट्री क्या होता है, वो हमारा स्टॉक होता है। जिस भी बिजनेस में आप डील करते हो, अगर आपका क्लोथिंग बिजनेस है तो आपके पास जो कपड़े वगैरह हैं बेचने के लिए, उसे आप क्या कहेंगे, इन्वेंट्री। ठीक है। तो इन्वेंट्री कुछ भी हो सकता है, वो आपका रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री हो सकता है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कुछ रॉ मटेरियल पड़ा है आपके पास, कुछ फिनिश गुड्स पड़े हैं, मतलब बन करके रेडी पड़ा है कुछ माल, तो कुछ भी हो सकता है। रॉ मटेरियल हो सकते हैं, कच्चा कपड़ा हो सकता है, सेमी फिनिश हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकते हैं, या इवन आपके स्पेयर पार्ट हो गए, कंज्यूमेबल्स हो गए, तो इन सबको हम लोग कहते हैं इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का करना है हमें कंट्रोल। इन्वेंट्री को अपने कंट्रोल में रखना है। अब किसी भी चीज़ को कंट्रोल में रखने का मतलब होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रखना। हम क्या चाहते हैं, कितना इन्वेंट्री हमारे पास मेंटेन रहना चाहिए। देखो इन्वेंट्री इतना मेंटेन होना चाहिए कि अगर कोई ग्राहक आए, कोई कस्टमर आए, तो हम उसको ऑर्डर उसका क्लियर कर सके, है ना। तो अपने पास ऐसा नहीं हो जाए कि यार कस्टमर आया लेकिन स्टॉक ही नहीं हमारे पास, मना करना पड़ रहा है, सॉरी भैया नहीं है, तो ये तो लॉस हो जाएगा ना आपका, आपको प्रॉफिट कमाने नहीं मिलेगा। तो आप क्या चाहोगे कि आप इन्वेंट्री का स्टॉक अच्छा खासा रखो। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, अगर आप ज़्यादा स्टॉक रखते हो तो ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा अमाउंट आपका इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख का स्टॉक आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके लिए अगेन हायर कॉस्ट पड़ेगा। इतना सारा माल रखने का किधर, गोडाउन वगैरह का खर्चा आएगा, वो अलग, है ना। तो इन्वेंट्री के रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें होती है, एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इन्वेंट्री के अंदर आता है एक SKU। अब मॉल में जाते हैं, आपने देखा होगा जब बिलिंग करते हैं वो लोग, तो बिलिंग करते तो क्या करते हैं, बारकोड वगैरह स्कैन करते हैं। अब वो बारकोड के अंदर ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की। अब देखना कोई भी मॉल के अंदर अगर वो सिर्फ एक ऐसा, मान लो एक कोई शैम्पू पड़ा है, पेंटीन का कोई शैम्पू पड़ा है, उस पर एक बारकोड को स्कैन करेगा ना, पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, कितने यूनिट्स पड़े हैं, सब कुछ आ जाएगा वो पेंटीन के। अब देखो SKU सबका अलग अलग होता है। जैसे आपने 100 ml वाला अगर आप शैम्पू लेते हो तो 100 ml वाले का ही बिलिंग आता है। अगर आप 500 वाला लेते हो तो 500 वाले का बिलिंग आएगा। अगर आप हेड एंड शोल्डर लोगे तो हेड एंड शोल्डर का बिलिंग आएगा। क्योंकि हर आइटम को क्या दे रखा है, एक अलग कोड दे रखा है, एक अलग यूनिक कोड दे रखा है। सबका अलग अलग यूनिक कोड है, इसलिए मिक्स एंड मैच नहीं होता। अगर आपने कोई छोटी बॉटल खरीदी है तो छोटी बॉटल का प्राइसिंग आएगा, बड़ी बॉटल खरीदी तो बड़ी का आएगा। तो कलर, साइज, वेट, प्राइस सबके अकॉर्डिंग अलग अलग SKU बन सकता है।
ठीक है। सेकेंड है मॉटले क्राउड। मॉटली क्राउड का मतलब होता है कि इसी एसक्यू के अंदर हम लोग एक और चीज़ भी बताते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट मैंने सिलेक्ट किया, जिसका बारकोड मैंने क्लिक किया, वो एक रॉ मटेरियल है, या समझ लो कोई पैकिंग का मटेरियल है, या स्पेयर पार्ट है, सेमी फिनिश गुड्स है, फिनिश गुड्स है, क्या है। तो उससे हमें एक और आइडिया मिलता है कि हमारे पास सेमी फिनिश गुड्स कितने हैं, रॉ मटेरियल कितने हैं, है ना, ये सब भी आपको आइडिया आ जाता है। तो ये होता है मॉटली क्राउड। कुछ नहीं, खाली ग्रुपिंग कर देना कि भाई ये सारे रॉ मटेरियल है तो वो रॉ मटेरियल का अलग ग्रुप बन जाएगा, है ना, सेमी फिनिश गुड्स का अलग ग्रुप बन जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है स्पेस। कई चीज़ें स्पेस ज़्यादा रोकती है, कुछ चीज़ें स्पेस कम रोकती है। जैसे अगर मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करूं जिसमें मैं वेफर्स वगैरह का बिज़नेस कर रहा हूं, तो वेफर्स देखो कितनी फुली फुली आती है, 5-10 रुपए की वेफर आती है, लेकिन जगह कितनी रोकेगी, 50,000 लाख रुपए में तो मेरा पूरा शॉप भर जाएगा। लेकिन यही अगर मैं डायमंड का बिज़नेस करूँ तो इतना छोटा सा डायमंड 1 करोड़ रुपए का कितनी जगह रोकेगा, इतना सा डायमंड, है ना। तो कुछ चीज़ें ज़्यादा स्पेस रोकती है, कुछ कम चीज़ें कम स्पेस होती है। किसी की अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता, वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है ना, तो वैल्यू भी हो सकती है एक। नेक्स्ट है लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब होता है आपको वो प्रोडक्ट बनाने या खरीदने में कितना समय लगता है। जैसे अगर मान लो आज मैं ऑर्डर करूंगा किसी को, तो भैया 5 दिन लगेंगे आने में, क्योंकि मुझे दूसरे स्टेट से या दूसरे सिटी से मंगवाना पड़ रहा है, तो 5 दिन लगेंगे, लीड टाइम, है ना, कितना टाइम लगेगा। अगर मैं खुद भी बनाऊं तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, तो दो होता है लीड टाइम। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड वर्सेस मेड टू ऑर्डर। अगर कोई स्टैंडर्ड इन्वेंट्री हमारी, स्टैंडर्ड यानी कि सेम ही है, मतलब कोई ऐसा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, हम लोग कहीं से भी उसको ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड हम लोग मंगवा रहे हैं। हम लोग अमूल का दूध ही डाल रहे हैं, हम लोग जो कॉफ़ी बनाते हैं उसमें अमूल का मिल्क ही आता है, कुछ स्टैंडर्ड ही हमने प्रोटोकॉल फॉलो कर रखा है। कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी शॉप से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा फिक्स कर रखा है कोई फार्मर के पास से कि भाई ये A2 काऊ मिल्क ही मुझे चाहिए और आप ही के पास से चाहिए, तो बेटा आपके पास लिमिटेड सप्लाई है, वहीं से आपको प्रोक्योर करना पड़ेगा हर बार, है ना, क्योंकि आपने खुद ने ऑर्डर दे करके आप लेते हो वो चीज़ें। तो अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं है उसके अंदर, तो आप कहीं से भी ले सकते हो उसको। लेकिन अगर आपका मेड टू ऑर्डर है, आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको बनवाते हैं, तो फिर बात अलग होती है, उसमें आपका वेटिंग टाइम भी बढ़ जाता है और उसमें आपके पास 1-2 सप्लायर ही रह जाते हैं। नेक्स्ट है सीजन। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है तो सीजन के अंदर वो चीज़ ज़्यादा आती है। जैसे ग्रेन्स है तो ग्रेन्स का एक सीजन है, उस टाइम पे ग्रेन्स जितने खरीदने खरीद सकते हैं। सीजन खत्म, फिर आप बोलोगे कि एक चाहिए तो नहीं मिल पाएगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, हार्वेस्टिंग के टाइम पे आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो एक सीज़न भी देखना पड़ता है कुछ कुछ इन्वेंट्री के अंदर, पूरे यूनिफॉर्म हर साल मिलता नहीं है वो। नेक्स्ट आपको आपकी डिमांड भी देखनी चाहिए, क्या आपकी डिमांड यूनिफॉर्म है। आपको पता ही है कि हर दिन मेरे 100-150 सैंडविच बिकते हैं, यूनिफॉर्म है, इतना बिकता ही बिकता है। यहाँ कभी ऐसा है क्या फेस्टिवल में ज़्यादा बिकता है, कभी कम माल बिकता है, स्कूल की ओपनिंग होती है तो बुक स्टेशनरी वगैरह ज़्यादा बिकती है, और जब स्कूल में सब कुछ शांत है तो नहीं बिकता है। तो आपका ना प्रेडिक्शन है ना, अगर आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो इन्वेंट्री तो भी अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन अगर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो डिमांड को, क्या कितना डिमांड होने वाला है, तो भी हमें अंदाजे से ही चलना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा स्टॉक ही करना पड़ता है उसके लिए। फिर एक शेल्फ लाइफ भी देखी जाती है। काफ़ी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स होते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, पेरिशेबल होते हैं ना वो लोग, बेटा ख़राब हो जाते हैं। अब ख़राब हो जाती चीज़ें मैं ज़्यादा स्टोर कर दूँ तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, और अगर मुझे उसको लंबे समय चलाना है तो फिर वो ऐसी कोई स्पेशल कंडीशन में मुझे उसे रखना पड़ेगा, कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ेगा, तो उसके लिए अगेन मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, है ना। फिर है सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी एस्पेक्ट। कुछ चीज़ें हैजार्डस है, केमिकल्स वगैरह। मैं जैसे कि ये देखो, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि सेफ्टी मैच है, फॉस्फोरस पोटेशियम क्लोराइड है, उसको अपन साथ में नहीं रख सकते, साथ में रखा ख़त्म, 2026 में दुनिया ख़त्म ऐसा हो जाएगा, है ना, तो नहीं कर सकते ये। फिर है एब्सोलेंस। कुछ चीज़ें ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि मेरे पास अगर पुराना स्टॉक रह गया तो कोई नहीं खरीदेगा। मैंने मोबाइल फ़ोन बहुत सारे अभी स्टोर किए, लेकिन फिर क्या हो गया, नया टेक्नोलॉजी आ गया, कुछ नए तरीके से फोल्ड घुल रहा है, तो मेरे तो पुराने वाले फोल्ड तो कुछ काम की नहीं रहेंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं उसको। तो जितना जल्दी एब्सोलेंस होता है, मतलब जितना जल्दी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो उतना मेरा नुकसान हो जाता है इन्वेंट्री के अंदर, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स थे इन्वेंट्री में ध्यान रखने वाले। चलिए अब बात करते हैं पेरेटोस प्रिंसिपल की। पेरेटो ने बहुत ही बड़ा मस्त मज़ेदार सा एक प्रिंसिपल दिया है जिसको 80-20 रूल भी कहते हैं। अब इसके अंदर इन्होंने क्या समझाया है कि 80-20 का रूल देखो, इन्होंने क्या समझाया कि जो
20% चीज़ें रहती है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो बेटा इनका जो रूल है ना वो हर किसी में फॉलो होता है, हर किसी में काम लगता है। अब देखो एग्रीकल्चर लैंड भी देख लो, तो जो टोटल आपको वो 100% एग्रीकल्चर लैंड दिखेगा उसका, है ना, ये जो उससे मान लो ये पूरा 100% एग्रीकल्चर लैंड है, तो ये जो 80% लैंड है ना वो कवर कर रखा है इन 20% पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन है 20%, लेकिन ये कवर कर रहे हैं पूरा 80% लैंड इनके कंट्रोल में है। और बाकी जो हमारे किसान है, बाकी जो 80% हमारे किसान है, उनके पास ये बाकी की जमीन है। तो ये कहते हैं 80-20 का प्रिंसिपल। हाँ, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे आपके एग्जाम के अंदर भी देखो आपका जो 100% सिलेबस है, ये 100% आपका सिलेबस, 100% सिलेबस में से 20% सिलेबस ऐसा होगा जो आपके एग्जाम के अंदर 80% जितना वेटेज रखेगा। मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने इसको कर लिया तो 80% तो आपके आ ही गए। आपको फोकस किस पे करना चाहिए? इन 20% पे पहले फोकस करना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि आपके पेपर का 80% खा जाएंगे। तो आपका जो टोटल पेपर होगा उसका 80% इन 20% सिलेबस में से ही होगा, है ना। आप सोच रहे होंगे शायद पता चल जाए मुझे कौन से ऐसे 20% क्वेश्चन है तो मैं अभी के अभी वही कर लूँ और 80% ले आऊँ, है ना। बताएंगे वो भी आपको बताएंगे कौन से ऐसे 20% सिलेबस है जो कि आने ही वाला है। 80% पेपर में आप देखोगे वही होगा, है ना। तो ये पेरेटोस प्रिंसिपल इन्वेंट्री के ऊपर भी वैलिड है। अब उन्होंने इन्वेंट्री के लिए बोल दिया ABC, उन्होंने नाम दे दिया ABC, ऑलवेज बेटर कंट्रोल करके। अब इन्होंने क्या बताया कि देखो भैया जो 20% जो स्टॉक होता है, भाई हमारे पास बहुत सारे आर्टिकल हो सकते हैं, 1000 आर्टिकल है, बहुत सारे आर्टिकल है, लेकिन 20% ऐसे आर्टिकल है जो कॉस्ट वाइज बहुत ही महंगे है, उसका प्राइसिंग अगर आप देखो तो बहुत ही ज़्यादा है ना। वो 80% वैल्यू रखते हैं। अगर मेरा टोटल कॉस्टिंग में देखोगे, अगर मेरे पास 1 करोड़ का माल है, 1 CR का अगर मेरे पास स्टॉक पड़ा है, तो 80 लाख रुपीज़ का जो स्टॉक है वो सिर्फ ये 20% आइटम है। ये सिर्फ 200-250 आइटम ही ऐसी है जो 80 लैक्स की है। हाँ, बाकी ये 80% मेरी आइटम्स, उसकी अगर मैं इन्वेंट्री की वैल्यू देखूँ तो बहुत ही कम है, ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, ये तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस की है ना। तो मेरा स्ट्रिक्ट कंट्रोल किस पे रहना चाहिए? एज अ मैनेजर आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल किस पे रहना चाहिए? ऐसी 20% आइटम जो कि क्या है, महंगी है, कॉस्ट वाइज महंगी है, इन 20% पे आपका फोकस होना चाहिए। अगर घर के अंदर भी आप देखो तो कुछ चीज़ें होती है महंगी होती है, कॉस्टली होती है, जैसे घी वगैरह हो गया, केसर हो गया, इलायची हो गई, तो ये महंगी होती है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ किया जाता है। और कोई सस्ती आइटम होती है, जैसे नमक हो गया, अगर ढुल भी जाता है आपसे तो ठीक है ना, 10 रुपये का 20 रुपये का नमक ढुल गया, ठीक है, आपको इतना दुख नहीं होगा कि भाई 10-20 रुपये की चीज़ है। लेकिन अगर कोई महंगी चीज़ है तो दुख होता है, जैसे बादाम गिर जाता है तो हम बादाम खा लेते हैं उठा करके, अरे महंगा है भाई साहब, खाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही कोई दूसरी चीज़ गिर जाती है तो अपन कहते हैं ठीक है यार, फेंक दो, एक चिप्स खा रहे थे गिर गई, बोले ठीक है जाने दो इसको, तो वैल्यू मैटर करता है। तो यहाँ पर 20% आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो आपका कंट्रोल एज अ मैनेजर किस पर होना चाहिए? इन 20% आइटम पर, उस पर आपका स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा। तो देखो इन्होंने बताया कि 3 तरह की आइटम होती है। ए क्लास जो है तो 20% आइटम, अगर मान लो आपके पास 100-200 आइटम है, तो उसमें से जो 10-20% आइटम है आपकी, 100-150 आइटम है, वो बहुत कॉस्टली है। 70-80% तो वैल्यू आपकी टोटल स्टॉक का वैल्यू जो है 70-80% तो वैल्यू उसी की है। फिर आपके 15-25% जो दूसरे आइटम्स है, जो 100-150 दूसरी आइटम है, उसका अगर आप कॉस्टिंग देखें तो 10-20% होगा। और लास्ट सी 65-75% मेरे पास ऐसे आर्टिकल है, ऐसी आइटम है जो एकदम सस्ती सस्ती है। अगर आप मेरा टोटल जो इन्वेंट्री है उसमें से देखेंगे तो ये 1-2 लाख की भी नहीं है, ये है बहुत सारी आइटम है, ये 600-700 ऐसी आइटम है, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग है ना वो बहुत कम है, 5-10% भी नहीं है मेरे टोटल वैल्यू का। अब एज अ मैनेजर आपका क्या रहेगा कि भाई आपको कंट्रोल किस पर करना है ज़्यादा? ए क्लास की आइटम्स पर, क्योंकि वो बहुत महंगी आइटम है, हाई कंजम्पशन वैल्यू आइटम है, तो बेटा उस पर वेरी स्ट्रिक्ट कंट्रोल। जो नेक्स्ट बी आइटम है मॉडरेट कंट्रोल, और सी वाले पे तो लूज कंट्रोल। अगर थोड़ी ज़्यादा भी मंगवा ली तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लो और नो सेफ्टी स्टॉक, भाई सेफ्टी के तौर पे ज़्यादा मंगवा के रख दूँ, ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा। महंगी आइटम है, ज़्यादा मंगवा ली, नुकसान हो गया, कौन झेलेगा? उतना ही मंगवाएंगे जितनी रिक्वायरमेंट है
है ना। कोई भी आपके घर में देखना इलायची लेने जाओगे, ऐसा नहीं होगा अरे ले आना 1-2 किलो, नहीं भैया, थोड़ी बहुत आएगी इलायची। केसर इतना सा आएगा, महंगा आइटम यार, थोड़ी बहुत लेते हैं, जितना ज़रूरत होता है उतना लेते हैं, है ना। हाँ, अगर कोई बहुत ही लो आइटम है, बहुत ही सस्ती आइटम है, सेफ्टी पिन हो गया, मैच बॉक्स हो गया, क्या होता है अगर 2 की जगह 5 भी लाए, 5 की जगह 10 भी लाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा यार, है ना। तो हाई सेफ्टी स्टॉक भी रख सकते हैं भाई, माचिस से रख लो या 10-20 रख लो, काम लगेंगे कभी भी, है ना। अब यहाँ पर देखो फेस डिलीवरी, आप हर हफ्ते डिलीवरी ले लो, थोड़ा थोड़ा करके मंगवाओ। यहाँ पर तो यार 6 महीने का स्टॉक एक साथ कर दो, बार बार ले जाने की मगजमारी खत्म। भाई नमक है 2-3 किलो दे दो भैया, 2-3 महीने तक चल जाएगा, फिर देखेंगे बात की बात। यहाँ पर वीकली कंट्रोल रिपोर्ट, हर हफ्ते की रिपोर्ट बनेगी, कितना यूज़ हुआ, कितना स्टॉक पड़ा है। यहाँ पर क्वार्टरली रिपोर्ट, 3 महीने में एक बार देख लेने का, कितना स्टॉक है, कितना और मंगवाना पड़ेगा। यहाँ पर मैक्सिमम फॉलोअप, बार बार इसको देखते जाएंगे, फॉलोअप लेते जाएंगे, कहीं इसका बिगाड़ तो नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज़ इसको बिगाड़ तो नहीं रहे हैं, इसको परफेक्टली यूज़ तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैक्सिमम फॉलोअप इसका लोगे। यहाँ पर एक्सेप्शनल, कभी देखा तो ठीक, कभी नहीं भी देखा, है ना, मन किया तो देख लिया, नहीं किया तो नहीं देखा। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज देखोगे भाई, एक दुकान नहीं 2-3 दुकान में देखोगे, रेट कंपेयर करोगे, फिर लेकर के आओगे। यहाँ पर तो यार 2 रिलायबल सोर्सेज देख लो भाई, वहीं से ले आओ। नमक ही चाहिए ना, बाजू वाली दुकान से ले आओ, वो नहीं हो तो उसकी बाजू वाली से ले आना, ज़्यादा देखोगे नहीं आप। यहाँ पर एक्यूरेट फोरकास्ट चाहिए, एग्जैक्ट बताओ भैया कितनी चाहिए होगी, एग्जैक्ट बताओ, क्योंकि महंगी आइटम है, एग्जैक्ट बताना पड़ेगा। यहाँ पर रफ एस्टिमेट भी चलेगा, 2 किलो नमक की जगह 5 किलो भी आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसकी सेंट्रल परचेसिंग होती है, सेंट्रल परचेसिंग भाई हम ही करेंगे, टॉप मैनेजमेंट वाले करेंगे ना, आप लोग मत करिएगा, हम प्रोडक्शन मैनेजर, हम लोग पहले एक बार देख लेंगे कहाँ सस्ता पड़ रहा है। और ये तो डिसेंट्रलाइज, नीचे के लेवल पे भी दे देंगे भैया, तुम ले लिया करो, जितना ज़रूरत है ले लिया करो, हमें दिक्कत में मत डाला करो। हम लोग फोकस हमारा ए आइटम पे रहने दो, बी और सी आइटम थोड़ा बहुत अपन डेलीगेट कर सकते हैं, है ना, किसी और को दे सकते हैं। यहाँ पर क्लैरिकल एफर्ट इतने ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम एफर्ट लेंगे कंट्रोल का, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करेंगे इसको डेलीगेट कर सकते हैं, किसी और को सौंप सकते हैं, भैया तुम ही परचेसिंग कर लेना, लेकिन इसकी परचेसिंग तो सीनियर ऑफिसर्स ही करता है। तो आपको पता चला होगा ABC क्या है, दैट इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इन्वेंट्री को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना है। किसको ज़्यादा कंट्रोल करना है, A आर्टिकल, किसको मॉडरेट कंट्रोल करना है, B, एंड किसको सबसे कम कंट्रोल करना है, C। तो जो क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आने ही वाले हैं उस पर आपका ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए, आपकी ज़्यादा अच्छी पकड़ होनी चाहिए। B और C क्वेश्चंस जो ठीक है आपके क्वेश्चंस में आएंगे, लेकिन वो 20% वेटेज होगा उसका, है ना, तो ज़्यादा फोकस करना है 80%। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। देखो सेफ्टी वेफ्टी तो ठीक है, वो तो मैनेज हो जाएगी, देख लेंगे। और एज अ बिजनेसमैन हमारा मेन पर्पस क्या होता है भाई, पैसा सेव होना चाहिए, पैसा कम से कम खर्च होना चाहिए। तो हम लोग एज अ बिजनेसमैन हमेशा यही देखते हैं कि भाई पैसा कम लगना चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब है सस्ता पड़ना चाहिए। भाई कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर करें, कितना इन्वेंट्री का एक टाइम पे ऑर्डर करें ताकि मुझे कॉस्टिंग वाइज कम पड़े, है ना, तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग पता कर पाएंगे कि इन वन गो, वन शॉट में कितना ऑर्डर करना है, 200 पीस का ऑर्डर करना है, 500 पीस का ऑर्डर करना है, कितना ऑर्डर करना है एक बार में, है ना, उसको अपन कहते हैं EOQ। ठीक है, तो EOQ पे चलते हैं डायरेक्टली। EOQ का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है √2PD/C। ये क्वांटिटी बताएगा, इसका जो आंसर आएगा ना वो क्वांटिटी में आएगा। भाई कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें ताकि सस्ता पड़े एक टाइम पे। अब बेटा ये जो मॉडल है ना वो बहुत ही मतलब यूँ समझो एकदम बेसिक सा ये मॉडल है, बेसिक सा फॉर्मूला है। इसके अंदर प्राइस भी नहीं लिया जा रहा, जबकि प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यार। आप लोग ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो कम पड़ता है, सस्ता पड़ता है माल, कम ऑर्डर करोगे तो महंगा देगा सामने वाला। कभी ट्राई करके देख लो आप लोग, खाली ना बोलना भैया मेरे को सिर्फ एक ही एप्पल चाहिए, तो एक एप्पल देखो आपको कितने में देता है, और आपको उसको बोलो कि भैया मेरे को 1 किलो 2 किलो 5 किलो एप्पल चाहिए, तो जो रेट होता है ना 5 किलो 10 किलो खरीदोगे तो रेट कम पड़ता है। लेकिन ये जो मॉडल है, जो 2PD वाला मॉडल है, उसमें प्राइस को तो कंसिडर ही नहीं किया, प्राइस को तो ले ही नहीं रहे, है ना, तो प्राइस को ले ही नहीं रहे इधर। तो आप बोलोगे सर ये तो फिर ये P क्या है ना, फॉर्मूला के अंदर 2 है, P है, D है। चलो D तो समझ में आ रहा है, एनुअल डिमांड, पूरे साल भर में कितनी डिमांड होने वाली, पूरे साल भर में कितना माल बिकता है, वो हो गया D। तो ये प्राइस क्या आप कह रहे हो, तो प्राइस तो लेते ही नहीं है, इसके अंदर बेसिक मॉडल बनाया इन्होंने, प्राइस को लिया ही नहीं है, तो फिर P क्या है, यहाँ पर P है कॉस्ट
ऑफ ये प्लेसिंग एन ऑर्डर। आप जब ऑर्डर प्लेस करते हो और उसको जब आप गुड्स को रिसीव करते हो तो उसमें कितना खर्चा होता है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स। भाई कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग ना बड़ी सिटीज़ में जाते हैं शॉपिंग करने, मतलब मैं एज अ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा एक छोटा मोटा बिजनेस है तो मुझे मुंबई जाना पड़ रहा है, मुझे सूरत जाना पड़ रहा है, मुझे अलग अलग सिटीज़ में जाना पड़ता है, तो जाने का खर्चा बेटा। अब आप लोग कहोगे सर आजकल तो व्हाट्सअप का ज़माना है, व्हाट्सअप पे ऑनलाइन ऑर्डर हो सकता है, लेकिन फिर रिसीव करने का तो कॉस्टिंग आता है ना, माल आएगा तो उसको रिसीव करने का तो जो भाड़ा वगैरह लगता है वो एक टाइम पे। तो ये है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स। ये पी प्राइस नहीं है, प्लेसिंग एन ऑर्डर। क्या याद रखना है आपको, प्लेसिंग एन ऑर्डर, एंड ये आपको गिवन होगा, हैशटैग इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। डी एनुअल डिमांड, अगेन क्वेश्चन में दिया होगा, और क्वेश्चन में ना प्राइस भी दे रखा होगा कंफ्यूज करने के लिए। सीबीएसई बोर्ड है बेटा, कंफ्यूजन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आपको कंफ्यूज तो करेंगे, है ना। तो पी प्राइस भी दे रखा होगा एंड कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर भी दे रखा होगा, तो पी प्राइस नहीं है, पी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। ओके, उसके बाद है सी। अब सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है, देखो यहां पर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कैरी करने का कॉस्ट, जिसको होल्डिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, होल्डिंग कॉस्ट, होल्ड करने का कॉस्ट। यार इन्वेंट्री आ जाए आज के आज तो बिकने नहीं वाली, अब उसको होल्ड करोगे, उसको कैरी करोगे, गोडाउन में रखोगे, गोडाउन का खर्चा आएगा बेटा, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह लगेगा, तो बेटा खर्चा आपका बढ़ रहा है ना। अब जितना इन्वेंट्री ज़्यादा होल्ड करोगे उतना एक्सपेंसिव होते जाता है, तो दैट इज सी, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब अगेन ये भी गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखो एग्जांपल 1, एनुअल क्वांटिटी ऑफ जीन्स सोल्ड बाय अ शॉप इज 1200। पूरे साल भर में 1200 यूनिट माल बिकता है, ये डिमांड हो गया, क्या हो गया ये डिमांड, तो ये डी पता चल गया मुझे, 1200 यूनिट एट द रेट ऑफ 100 पर, ये पर मंथ नहीं आना चाहिए, पर यूनिट। 100 रुपए का प्राइस है। अगेन मैंने कहा था कंफ्यूज करने के लिए प्राइस दे रखा है, प्राइस का कोई काम ही नहीं है बेटा। आगे देखो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यहां पर आया ना पी, प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड रिसीविंग गुड्स इज 500 पर ऑर्डर। एक बार में ऑर्डर प्लेस करने पर 500 का खर्चा आता है। एंड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, होल्ड करने का यानी कैरी करने का कॉस्ट है ना, कितना है 30। ठीक है, तीनों इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। अब करना क्या है आपको, फॉर्मूला रखना है। क्या है फॉर्मूला, Q इक्वल टू रूट 2PD अपॉन C। 2 लिखो, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर 500, अच्छा मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 30। अब ये अंडर रूट देख के घबरा मत जाना बेटा, सिंपल होता है, क्योंकि आपको ऐसा ही देंगे ये लोग कि जो इजीली सॉल्व हो सके। अब इसको अगर आपने सॉल्व किया तो ये 40,000 आएगा, आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 40,000 आएगा, और 40,000 का अंडर रूट निकालो 200, है ना, तो फाइनल आंसर आपका 200। उसी तरीके से ये दे रखा है, देखो 30,000 क्या हो गया डिमांड, परचेज का प्राइस कोई काम का नहीं है, कितने में खरीदते हैं कोई काम का नहीं है, हमें तो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर चाहिए। होल्डिंग यानी क्या, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कितना है, ओहो हो ये क्या दे दिया 20% ऑफ परचेज। तो आपको जो सी है, सी के बारे में क्या दे रखा है 20% ऑफ परचेज प्राइस। अच्छा अब एक पेन कितने में खरीदते हो, 6 में खरीदते हो, तो 6 का 20% यानी होता है 20/100, तो 20/100 ऑफ 6, तो ये आ जाएगा आपका 1.2, यानी सी दे रखा है 1.2। ठीक है, आगे ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी आपका पी हो जाएगा, तो चलो पी दे रखा है, सी टिपिकल कर दिया था इन्होंने सी, लेकिन अपन ने फाइंड कर लिया 20% ऑफ परचेस प्राइस। यहाँ परचेस का प्राइस थोड़ा बहुत काम लग गया, परचेस के प्राइस का कितना परसेंट बोला था 20%, तो परचेस करते हैं 6 रुपये, एक पेन आती है 6 रुपये की, 20% किया तो 1.2 आ गया, तो सी आ गया अपना 1.2, पी दे रखा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 500 दे रखा है, पूरे साल भर की डिमांड दे रखी है 30,000। ठीक है, क्या करना है पता चला ना आगे, रूट 2PD अपॉन सी, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया EOQ की बात। अब ऊपर देखो बेटा, ये कभी कभार पूछ लेते हैं लोग, रीऑर्डर फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। अगर मान लो मैं ना एक आर्टिकल बेचता हूं, मेरे यहां डेली का 50 यूनिट का सेल है, रोज 50 यूनिट बिकते हैं मेरे यहां पर डेली, है ना,
और उस आर्टिकल को लाने में बेटा वो मेरे यहाँ पर बनता नहीं है, तो मुझे कहीं और से सोर्स करना पड़ता है, मैं दूसरे सिटी से उसको सोर्स करता हूँ। तो अगर मैं आज ऑर्डर देता हूँ ना तो 2 दिन बाद माल आता है ना, तो उसको कहते हैं लीड टाइम। तो लीड टाइम मेरा क्या है, 2 दिन का, 2 दिन लगते हैं आने में। तो देखो अभी मान लो हर दिन मैं 50 आर्टिकल बेचता हूं, तो 2 दिन में, एक दिन में 50 आर्टिकल बेचता हूं, 2 दिन लगते हैं माल आने में। यानी जब 100 पीस पड़े हो आपके पास तभी नया ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। वर्कर को पूछना है बेटा जल्दी से चेक कर दो आर्टिकल कितने बचे अपने पास, वो बोले ना कि सर 100 120 पड़े, तुरंत ही क्या करो, नया ऑर्डर प्लेस कर दो, क्योंकि आने में 2 दिन लगेंगे। और वो 2 दिन जो आपके 100 सवा 100 जो आर्टिकल पड़े हुए आपके बिजनेस के अंदर, तब तक वो 100 सवा 100 आर्टिकल बिक जाएंगे। और 2 दिन जैसे ही खत्म होंगे तब तक तो आपका नया माल आ जाएगा। हाँ, आपके दिमाग में ये भी आएगा कि सर कभी डिमांड ज़्यादा हो गई, कभी आने में लेट हो गया, कभी कोई हड़ताल हो गई, गाड़ी आ रही थी पलटा खा गई, नहीं आ पाई, है ना। आपके दिमाग में ऐसी सब चीज़ें आती रहती है। तो बेटा इसके लिए होता है सेफ्टी स्टॉक। आप 100 पे ऑर्डर मत प्लेस करो जब 150 200 माल बचा हो आपके पास। भाई 150 ही नंग पड़े या 200 पीस पड़े, तभी आप नया ऑर्डर प्लेस कर दो, है ना। इसको कहते हैं सेफ्टी स्टॉक रखना। तो ये होता है आपका रीऑर्डर फॉर्मूला। कितना गुड्स पड़ा हो तब रीऑर्डर कर देना चाहिए। तो जब मैं मेरे कस्टमर को मैं मेरे वर्कर को बोल के रखता हूँ कि देखो भैया हमको 2 दिन तो लगेंगे नया माल आने में, तो जब भी 150 या 200 का स्टॉक हो जाए तभी मेरे को बता दो, मैं नया ऑर्डर कर दूँ। बात समझ में आ रही है? तो इसे कहते हैं रीऑर्डर फॉर्मूला। हाँ, हर स्टॉक का अलग अलग हो सकता है। कोई स्टॉक को आने में 1 दिन लगता है, कोई स्टॉक को आने में 3 दिन लगते हैं। तो उस हिसाब से आपके पास 3 दिन तक की, अगर 3 दिन लगते हैं तो 3 दिन तक का स्टॉक आपके पास हो तभी ऑर्डर कर देना चाहिए, ताकि आज ऑर्डर किया, गुड्स आएंगे 3 दिन बाद, और तब तक ये 3 दिन तक ये जो आपके पास माल पड़ा है वो बिकते रहेगा। ठीक है, ओके। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर इस यूनिट का, जो कि है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो पहले अपनी पीठ थपथपा दो, क्योंकि बहुत दूर तक आए हो आप। बस लास्ट एक टॉपिक बचा है और फिर ये पूरा यूनिट खत्म। ठीक है, तो ROI एंड ROE, ROI ROE, एक को हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड दूसरे को हम लोग कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। अब बेटा बात समझो, अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो मुझे जो पैसा चाहिए होता है वो 2 प्रकार का हो सकता है। या तो मैं इक्विटी लाऊं, इक्विटी यानी ओनर्स फंड, मेरा खुद का पैसा, और दूसरा होता है बोरोड फंड, बोरोड फंड। अब मान लीजिए मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें 6 लाख रुपए मैंने खुद के इन्वेस्ट किए और 4 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, और मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए उस बिजनेस के अंदर जिसमें 6 लाख मेरे थे और 4 लाख मैंने लोन लिया है। ठीक है, तो टोटल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। यहां पर जब मैं ROI की बात करता हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि मुझे रिटर्न यानी कि मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया मेरे इन्वेस्टमेंट्स पर, क्योंकि ROI है ना, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर देखो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ROI का फॉर्मूला होगा आपने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया डिवाइडेड बाय आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल कितना इन्वेस्ट किया था मल्टीप्लाई बाय 100। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए कमाए, तो 1 लाख रुपए हमने कमाए डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्ट कितने किए थे हमने, 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया आपका 10%। मतलब जो टोटल आपने 10 लाख इन्वेस्ट किया ना उसका 10% रिटर्न आपको मिला है, 10%। 10 लाख इन्वेस्ट किए, 10% कमाए। फिर एक होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर आप ये देखते हो कि आपने थोड़ी ना 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, 10 में से आपने खुद के तो खर्च सिर्फ 6 लाख इन्वेस्ट किए थे, 4 लाख तो बोरोड फंड था। हाँ, ये है कि बोरोड फंड पे आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी चला जाता है। तो चलो वो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट कितना बचा, डिवाइड करो सिर्फ आपके खुद के पैसों से, आपने कितना इन्वेस्ट किया था सिर्फ उससे। यहां पर हमने क्या देखा, टोटल इन्वेस्टमेंट, लेकिन यहां पर हम लोग सिर्फ क्या देख रहे हैं, इक्विटी, आपका खुद का पैसा कितना इन्वेस्ट है। अब मान लीजिए आपने नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने के बाद 80,000 अर्न किया डिवाइडेड बाय आपके खुद के कितने पैसे थे, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो आंसर आएगा वो रिटर्न ऑन इक्विटी का आएगा, आपके खुद के पैसों पे कितना रिटर्न मिला उसका आंसर आएगा। ठीक है, एक सम भी देख लेते हैं इसका जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है, आपको अच्छे से ख्याल आ जाएगा। देखो यहाँ पे इन्होंने 2 क्राइटेरिया दे रखे, A एंड B, दोनों में इन्वेस्टमेंट कितना है, 10-10 लाख का इन्वेस्टमेंट है।
अब 10-10 लाख की इन्वेस्टमेंट में ए वाले बंदे ने क्या किया, पूरे 10 लाख रुपए खुद के पैसे निकाले यानी इक्विटी। दूसरे बंदे ने क्या किया, 4 लाख रुपए खुद का पैसा निकाला और 6 लाख रुपए का उन्होंने ले लिया लोन। ऐसे करके टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखो तो यहाँ भी टोटल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, यहाँ भी टोटल 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनका पूरा खुद का पैसा है और इनका कुछ बोरोड फंड भी है। अब इंटरेस्ट किसको देना रहेगा, इंटरेस्ट उसी को देना रहेगा जिसने फंड बोरो किया है। जैसे 6 लाख रुपए बोरो किए तो 6 लाख का 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आगे जाके कैलकुलेशन में देखना है, देखो इंटरेस्ट का खर्चा आ रहा है इनके ऊपर, इधर इंटरेस्ट का एक्सपेंस नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने तो लोन लिया ही नहीं है। ए वाले बंदों ने तो लोन लिया ही नहीं, वो इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे। बी ने लोन लिया तो बी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, कैलकुलेट करते पहले। इन्होंने बताया सेल्स किया, माल बेचा 7 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेचा उसका कॉस्टिंग, फ्री में तो होता नहीं है माल, है ना, माल कहीं से लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तो उसमें भी तो खर्चा होता है। तो 3 लाख का खर्चा हो गया। बचे कितने, 7 में से 3 गए, 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस मार्जिन। अब बाकी भी तो खर्चे होते हैं, खाली यही थोड़ी था कि जो मटेरियल का कॉस्ट है, बाकी खर्चे भी होते हैं। आपको सैलरी पे करना पड़ता है, आपको लाइट का बिल पे करना पड़ता है, रेंट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हालांकि इस केस में इंटरेस्ट नहीं है, क्यों नहीं है, वेरी गुड, पूरा पैसा तो खुद का इन्वेस्ट किया था, किसी को ब्याज देना ही नहीं है। अब देखो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया। अच्छा, डेप्रीशिएशन क्या होता है, जो आपकी फिक्स असेट्स होती है ना, जैसे मशीनें हो गई, मशीनों की वैल्यू कम होती रहती है, तो वो भी तो एक लॉस है, वो भी तो एक खर्चा है, डेप्रीशिएशन। तो ये सब आपका एक्सपेंस है। यहां पर टोटल एक्सपेंस कितना बताया जा रहा है, 260। बेटा देखो 4 लाख तो बचे थे अपने पास, 4 लाख प्रॉफिट बचा था, उसमें से भी 260 का एक्सपेंस हो गया। तो अब जा करके लास्ट जा करके नेट प्रॉफिट देखो कितना बचा आपके पास, 140। अब ये नेट प्रॉफिट आपने अर्न किया 140 का। अब यहां आ जाएगी आपकी सरकार, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट आकर के तुरंत आपसे क्या कहेगी, सर कमाया ना, टैक्स दीजिए। तो टैक्स देना पड़ेगा। 20% सरकार को टैक्स दिया, 20% सरकार ने टैक्स ले लिया, है ना। तो 140 का 20% 28,000 टैक्स दे दिया, और टैक्स देने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचा वो 1,12,000 बचा। अब बेटा यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फाइंड करो, एक ही बात है, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा किसने इन्वेस्ट किया था, ओनर ने इन्वेस्ट किया था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आपने ऊपर देखा था तो कितना था, टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख का था, 1,12,000 कमाए, टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है, इंटू 100 करने पर 11.2 आएगा, और दोनों में सेम ही आंसर आएगा क्योंकि इक्विटी भी 10 लाख है और टोटल इन्वेस्टमेंट भी 10 लाख ही है। बात समझ में आई। बाजू वाले केस में देखो, बाजू वाले केस में क्या है ना, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। आप देखो ऊपर से सेल्स किया 7 लाख का, 3 लाख का मटेरियल का खर्चा, 4 लाख कमाए, उसमें से सैलरी रेंट पे किया, इंटरेस्ट भी पे किया है ना, इनको तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, और डेप्रीशिएशन। इनका एक्सपेंस थोड़ा बढ़ गया इंटरेस्ट के कारण, तो इनका एक्सपेंस का टोटल कितना हो गया, 320। अब इन्होंने जो ग्रॉस कमाए थे 4 लाख कमाए थे, देखो ऊपर 4 लाख कमाए थे, उसमें से 320 का खर्चा हो गया। अब इनके पास बचा कितना बेटा, 80,000। तो इनको 80,000 पे टैक्स देना पड़ेगा। 80,000 पे सरकार इनसे 20% टैक्स लेगी, तो 20% फाइन करोगे तो 80,000 का 16,000 आएगा। 16,000 टैक्स जाने के बाद इनके पास प्रॉफिट बचा 64। कितना प्रॉफिट बचा, 64,000। अब इनका देखो ROI का आंसर अलग आएगा, ROE का आंसर अलग आएगा। नेट प्रॉफिट अपॉन क्या लिया जाता है बेटा, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। यहां नेट प्रॉफिट अपॉन क्या लिया जाता है, सिर्फ इक्विटी इनटू 100। अब यहां टोटल देखो प्रॉफिट कितना कमाया, 1,12,000 नहीं है, इनका प्रॉफिट थोड़ा कम आया है, 64 ही आया है, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट ज़्यादा पे आउट किया है। तो 64,000 का इनका नेट प्रॉफिट है, ठीक है, इंटू 100, तो दोनों में कॉमन रहेगा। यहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, 10 लाख, लेकिन इधर फॉर्मूला में आता है सिर्फ इक्विटी इन्वेस्टमेंट, यानी आपने खुद के कितने इन्वेस्ट किए थे। तो यहां पर हमने खुद के तो कितने इन्वेस्ट किए थे, 4 लाख। तो ये आंसर अलग आएगा, ये आंसर अलग आएगा, ये 6.4%, और सिर्फ खुद के पैसों का रिटर्न देखोगे तो 16%। सिर्फ 4 लाख इन्वेस्ट किए और 64,000 अर्न किए, जो कि 16% होता है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा यूनिट आपका यहाँ पर खत्म होता है। इबिट्टा बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये इबिट्टा क्या है, शार्क टैंक में सुनते हैं तो पूछते हैं कि इबिट्टा क्या है। इबिट्टा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, डिविडेंड अमोर्टाइजेशन। मतलब ये जो इंटरेस्ट है माइनस मत करो, टैक्स अभी माइनस मत करो, डेप्रीशिएशन अभी माइनस मत करो, अमोर्टाइजेशन अभी माइनस मत करो, ये सब माइनस करने के पहले का जो प्रॉफिट होता है उसको इबिट्टा बोलते हैं, है ना भाई। अभी अपन ने ना ही इंटरेस्ट माइनस किया,
नहीं है ना, ये इंटरेस्ट माइनस नहीं करना है, टैक्स माइनस नहीं करना है, डेप्रीशिएशन माइनस नहीं करना है। जो 4 लाख आपने प्रॉफिट किया था उसमें से खाली क्या माइनस करोगे, सैलरी माइनस कर लो, रेंट माइनस कर लो, इंटरेस्ट माइनस नहीं मत करो, डेप्रीशिएशन माइनस मत करो। तो जो प्रॉफिट आएगा उसे हम लोग कहेंगे इबिट्टा। ठीक है, तो इबिट्टा से भी सॉल्व हो सकता है, इबिट्टा अपॉन इन्वेस्टमेंट या इबिट्टा अपॉन इक्विटी। आई होप आपको ये पूरा यूनिट समझ में आया हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड लगे रहिए हमारे साथ। अगर आपको 1% भी वैल्यू मिली हो बेटा इस पूरे यूनिट समझाने पर, जो 1% भी अगर आपको वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इस तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।